राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। ये चैप्टर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे जितने भी कंपटीशन आप देने वाले हो, सब में यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना, इतनी गारंटी देता हूं। सब कुछ इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा, एक एक शब्द, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चैप्टर का नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। ये हमारा कक्षा 12वीं का एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर 1 पहला चैप्टर है। जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक हैं जिनको कवर करने वाले हैं। अगर ये हमें पता लग जाए तो आधा चैप्टर हमें ऑटोमेटिक पहले ही समझ में आ जाता है। तो चलिए उसको समझते हैं, और बारीकी से समझना, पूरा फोकस इधर बनाए रखना, ठीक है। तब जाके याद होगा, तब जाके समझ में आएगा। तो देखो, एक टेबल यहां आपके स्क्रीन पे है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इसमें ऊपर ही ऊपर आप देख पा रहे हो, लिखा हुआ है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। ये आपके चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर के अंदर आपको 4 टॉपिक कवर करने हैं, मेजर बस 4 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक देखो, सस्य विज्ञान। सबसे पहले हम बात करेंगे सस्य विज्ञान की। दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता। थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है मृदा संरक्षण, मृदा शरण और संरक्षण। देन फोर्थ हमारे पास आता है बीज। तो इस टेबल से अभी आपने इतना समझा है कि आपके जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर 4 टॉपिक है। पहला हम सस्य विज्ञान कवर करेंगे, दूसरा मृदा उत्पादकता, मृदा उर्वरता हम कंप्लीट करेंगे, थर्ड हम मृदा शरण और मृदा संरक्षण कंप्लीट करेंगे, फोर्थ हम बीज के बारे में बात करेंगे। अब ये भी हम समझ लेते हैं कि इन टॉपिक में कवर क्या क्या करेंगे, इस चैप्टर में आपको क्या क्या दे रखा है इन टॉपिक के अंदर। तो देखो, पहला जो टॉपिक है सस्य विज्ञान, इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे परिभाषा की, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर महत्व व कार्य क्षेत्र, इसके महत्व क्या है और कार्य क्षेत्र क्या है। तो उसके 4 कार्य क्षेत्र है। कौन कौन सा? कृषि उत्पादन, कृषि नियोजन, कृषि व्यवसाय और कृषि उद्योग। तो ये 4 हम यहां पर इसमें कवर करने वाले हैं। फिर अगला टॉपिक है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। अब इसके अंदर 2 टॉपिक है, एक तो मृदा उर्वरता और एक मृदा उत्पादकता। तो दोनों को अलग अलग कवर करेंगे यहां पर, ठीक है। फिर इनमें हम बात करेंगे कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो 2 प्रकार के कारक आपको पढ़ाने वाला हूं। पहला आता है प्राकृतिक कारक, दूसरा आता है कृत्रिम। ये पहला हमारे पास हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया कृत्रिम। अब प्राकृतिक भी कौन कौन से हैं? तो देखो, पेत्रक कारक हैं, स्थलाकृति हैं, मृदा आयु है, जलवायु, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा की भौतिक दशा तथा मृदा अपर्दन एंड मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। प्राकृतिक कारक हम कवर करेंगे। सर अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये होते क्या है। तो चिंता वाली बात नहीं है, जब पढ़ाऊंगा एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को अच्छे तरीके से क्लियर करवाने वाला हूं, ठीक है। आगे देखो, कृत्रिम कारक की बात करें तो जलाक्रांति, फसल प्रणाली, मृदा पीएच, मृदा सूक्ष्म जीव, मृदा में कार्बनिक पदार्थ और मृदा की जुताई की विधि क्या है और समय क्या है, ये कवर करने वाले हैं। तो अब तक हमने देखा कि मृदा उर्वरता और इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक है, प्राकृतिक हैं और कृत्रिम है। फिर आगे बात करते हैं मृदा उत्पादकता। अब मृदा उत्पादकता के अंदर भी हम कवर करेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखो, मृदा उर्वरता है, मृदा की भौतिक दशा है, मृदा की स्थिति, उत्पाद की मांग, यातायात के साधन और अन्य कारक, ये हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो यहां पे हमारा 50% चैप्टर कंप्लीट होता है, 50%। फिर आगे बात करते हैं, हमारा थर्ड मेजर टॉपिक है मृदा शरण एवं संरक्षण। मृदा शरण के अंदर, अच्छा पहले ये समझा दो कि मृदा शरण क्या होता है। तो मृदा का एक जगह से बहकर या कटकर दूसरे स्थान पर जाना, इसी को मृदा शरण या मृदा अपर्दन कहा जाता है।
और ये जल और वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो अगर जल के द्वारा जाती है तो इसकी भी चार विधियां हैं, बौछार, परत, रिल और अवनलिका। फिर जल सरण को प्रभावित करने वाले कारक जलवायु, स्थलाकृति, मृदा गुण, वनस्पति का प्रभाव और मानवीय कारक। देन फिर आता है मृदा संरक्षण की जैविक विधियां। अब रोकना है इसको, तो कैसे रोकेंगे? तो जैविक विधियां हैं और यांत्रिक विधियां हैं, दो प्रकार की विधियां हैं। तो या हम बात करें जैविक की, तो इसके अंदर सस्य विधियां आती है। सस्य में समोच्च खेती, भू परिष्करण, पलवार, फसल चक्र, पट्टियों में फसल बोना, घास संबंधी उपाय, वृक्षारोपण। फिर ऐसे आता है मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधियां, जिसके अंदर क्यारी बनाना, अधोभूमि की गहरी जुताई करना, कंटूर टेरेस बनाना, ये आदि। फिर ऐसे आता है वायु द्वारा सरण। अगर मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे उड़कर जा रही है तो तीन प्रकार से जाती है, उच्छालन, निलंबन, सतह सपर्ण, ठीक है। और इसको प्रभावित करने वाले कारक जलवायु, मृदा, वनस्पति, स्थलाकृति। और वायवीय सरण को नियंत्रित के सिद्धांत और विधियों की बात करें तो चार विधियां हैं। कृषि, वायुरोधी वृक्ष लगाना, मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना और अन्य। तो ये था थर्ड हमारा मेजर टॉपिक, जिसके अंदर दो टॉपिक हम कवर करेंगे, जल सरण और एक वायु सरण और इनके संरक्षण की विधियां। लास्ट हमारा फोर्थ वाला टॉपिक आता है बीज। अब बीज के अंदर भाई बीज क्या होता है, सबसे पहले हमें समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे। फिर बात करेंगे उत्तम बीज क्या होता है। फिर बात करेंगे उत्तम बीज के गुण क्या है। तो जैसा कि देख रहे हो, आनुवांशिक गुण, भौतिक गुण, बीज आज, उच्च अंकुरण क्षमता, नमी की मात्रा, रोग मुक्तता, परिपक्वता, वास्तविक उपयोगिता, बीज की जीवन क्षमता। फिर बीजोत्पादन में बात करेंगे बीज के प्रकार, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज। फिर उत्तम बीज उत्पादन की क्या तकनीक है, क्या वैज्ञानिक तकनीक हैं, उनको कवर करेंगे, जैसे बीज का चुनना, पृथक्करण दूरी के बारे में, उन्नत सस्य क्रियाएं, गहराई और विद्यायन एवं भंडारण, और बीज की सुसुप्ता अवस्था, डॉर्मेंसी क्या होती है। देखो, अगर पिछले स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपका फोकस इसी क्लास में अब तक रहा है तो गारंटी देता हूं ये टेबल आपके दिमाग में छप गई होगी और आपको पता होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या कवर करना है, क्या पढ़ना है। तो मेनली अभी हमने एक सिनेरियो देखा है, बाहर से हमने ये देखा है कि हम इस चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और यही वो टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, इसके अलावा एक भी टॉपिक नहीं है, ठीक है। यही वो सारे टॉपिक है जो इस चैप्टर में कवर करेंगे। चार मेजर टॉपिक है, पहला सस्य विज्ञान, फिर दूसरा मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता, तीसरा मृदा सरण और मृदा संरक्षण, देन फोर्थ बीज। बस ये चार टॉपिक है। अब क्लियर हो गया ना आपको कि चैप्टर में क्या है। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में एक पिक्चर, एक सिनेरियो बना हुआ है कि किस किस तरीके से क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। दोस्तों, अभी हमारा क्लास पूरे तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ है और उम्मीद करता हूं सब समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर की एक इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। तो अब तक अगर समझ में आया है तो वीडियो को जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, और जिन्होंने अब तक इसे शेयर नहीं किया है फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ठीक है। तो चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग हम करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो येलो कलर देख रहे हो ना, सस्य विज्ञान, ये हमारे मेजर हेडिंग्स को बताएगा। मेजर हेडिंग्स बोले तो जो चार हैं, बस चार ही मेजर हेडिंग है इस चैप्टर में, ठीक है, उनको बताएगा। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा, एग्रोनॉमी क्या है। अब यार आप 11th में भी चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए सर? अब पढ़ के आए हो कृषि विज्ञान की शाखाएं, जिसके अंदर सस्य विज्ञान हमारी पहली शाखा थी। तो परिभाषा तो ऑटोमेटिक आसान होगी ना, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम मृदा संरक्षण एवं फसल प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, उसे सस्य विज्ञान कहा जाता है। तो बात हो गई 11th के अकॉर्डिंग। अब थोड़ा डीप में अगर हम इसको समझे तो देखो, यहाँ लिखा हुआ है, आप नोट्स बना सकते हो, जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आप नोट कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो परिभाषा देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। बड़ी सिंपल सी परिभाषा है, ओनली दो वर्ड याद रखने, एक तो फसल उत्पादन और एक मृदा प्रबंधन। इन दोनों के सिद्धांतों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सस्य विज्ञान। क्लियर तो हो रहा है ना भाई, सब दिख तो रहा है? हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़े, यहां तक का क्लियर है। देखो,
फिर बात करेंगे जो सस्य विज्ञान शब्द है हमारा, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, एग्रोनॉमी वर्ड हमारा ग्रीक भाषा से लिया है। सर ये कैसे याद करें? याद रखिएगा, जिस भी वर्ड के पीछे नॉमी लगे या लोगस लगे या लोजी लगे वो आपका ग्रीक वर्ड होगा, और जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर लगे वो आपका लैटिन वर्ड होगा। क्योंकि आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूं। देखो, सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोमस से हुई है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो सस्य विज्ञान है, एग्रोनॉमी शब्द है, ये हमारे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है एग्रोज और दूसरा है नॉमस। एग्रोज का मीनिंग होता है भूमि, क्या होता है? भूमि। और नॉमस, नॉमस का मीनिंग होता है प्रबंधन। तो किसका प्रबंधन? कहने का अभिप्राय सीधा सीधा ये है कि भूमि का प्रबंधन, यही हमारे पास क्या है बोलो? सस्य विज्ञान है। इसी को एग्रोनॉमी कहा जाता है, जो एक ग्रीक शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस प्लस नॉमस। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हुआ होगा इसकी परिभाषा क्या है और इस शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, किन शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ क्या है। आगे बढ़े तो देखिए, अब हम बात करेंगे यहां पर महत्व और कार्य क्षेत्र, इसके क्या क्या महत्व हैं और क्या क्या कार्य क्षेत्र है। तो देखो, सस्य विज्ञान को कला विज्ञान एवं व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। एक तरीके से जो एग्रोनॉमी है हमारा, ये एक तरीके से आर्ट है, कला है और एक व्यवसाय है, इस तरीके से इसको देखा जाता है। फिर भारत में कृषि एक प्रमुख पेशा है, जहां बड़ी जनसंख्या सीधी सीधी कृषि से जुड़ी है और अधिकतर जनसंख्या एग्रोनॉमी, कहने का मतलब है एग्रोनॉमी शब्द जहां पर आए, सस्य विज्ञान शब्द जहां पर आए, वहां पे सीधा सीधा समझना कि फसलों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फसलें। अब चाहे वो अनाज वाली फसलें हो, दलहनी हो, तिलहनी हो, चारे वाली फसलें हो, नगदी फसलें हो, ये सारी की सारी फसलें आपके सस्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। तो जहां पर भी सस्य विज्ञान वर्ड का जिक्र हो तो समझना फसलों की बात हो रही है। तो एक बड़ी जनसंख्या सीधी सीधी हमारी कृषि पर निर्भर है। फिर फसलों उत्पादन सस्य विज्ञान का प्रमुख कार्य क्षेत्र है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो सस्य विज्ञान का मेन कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र का मतलब जहां पे इसी का कार्य होता है, तो पूरा का पूरा क्या है? फसल उगाना। फिर अगला आता है, देखो, सस्य विज्ञान में जल, वायु, मृदा एवं पौधों के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का समुचित अध्ययन एवं अनुसंधान किया जाता है। तो ये हो गया इसका महत्व, इंपोर्टेंस सस्य विज्ञान का। अब देखो, बात करेंगे, ये चैप्टर अभी बेसिक, बस बेसिक हमारा चल रहा है। अब हम बात करने वाले हैं इंपोर्टेंट, और सस्य विज्ञान में जो फसल क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि उनका ही अध्ययन एक तरीके से सस्य विज्ञान है। तो देखो, सस्य विज्ञान में फसल क्रियाएं जैसे बुआई करेंगे, सिंचाई करेंगे, निराई करेंगे, कटाई करेंगे, गहाई करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, भंडारण करेंगे, पौध पोषण, तुषार, जल संरक्षण, मृदा अपर्दन नियंत्रण, खरपतवार प्रबंधन, जल एवं मृदा की स्थिति के अनुसार फसलें उगाने की विधियां और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन को समाविष्ट किया है। कहने का मतलब मैं अगर सीधी सी सिंपल भाषा में आपको बताऊं, सस्य विज्ञान के अंदर बीज लगाने से लेकर भंडारण तक का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरी की पूरी क्रियाएं हैं, वो सब हमारे सस्य विज्ञान में आती है। चाहे वो बुआई करना हो, चाहे वो सिंचाई करना हो, चाहे वो निराई गुड़ाई करना हो, चाहे वो खरपतवार हटाना हो, खरपतवार नियंत्रित करना हो, फसल की सुरक्षा करना हो, फसल को कीट रोगों से बचाना हो, थ्रेसिंग करना हो, भंडारण करना हो, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? सस्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। फिर देखो, सस्य विज्ञान के अंतर्गत भूमि, मृदा, जल, वायुमंडल, तापमान, नमी, आर्द्रता, मृदा अपर्दन, खरपतवार, बुआई, सिंचाई, जलवायु, मृदा पोषण आदि का अध्ययन कर फसलों उत्पादन में सहायता मिलती है। फसल उत्पादन हमें करना है, लेकिन हमें अगर इनकी नॉलेज ना हो तो हम कैसे करेंगे? जब हमें इनकी नॉलेज होगी कि हाँ यार, किस समय पे हम फसल की बुआई करेंगे, किस समय पे सिंचाई करेंगे, वायुमंडल कैसा होगा, नमी क्या रहेगी, तापमान क्या रहेगा, मृदा अपर्दन को कैसे रोकेंगे, खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे,
बुआई कैसे करेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे, जलवायु कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे करेंगे, मृदा पोषण कैसे देंगे, इन सब की जानकारी होगी, तभी जाके हम एक अच्छा फसल उत्पादन, अच्छी फसल का उत्पादन हम ले सकते हैं। तो ये सब कुछ कहां पे आता है, आपके सस्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब तक मैंने आपको इतना बताया कि व्हाट इज एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान क्या है। तो आप ये समझ गए कि सस्य विज्ञान क्या है, एक तरीके से फसलों का प्रबंधन, फसलों उत्पादन और मृदा प्रबंधन, यही आपके सस्य विज्ञान है। फिर हमने देखा सस्य विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का मतलब हमने देखा, नोमस का मतलब हमने देखा, दोनों की परिभाषा मिला के परिभाषा हमने बनाई। फिर हमने बात की इसके महत्व क्या क्या है। तो महत्व में सिर्फ इतना हमने देखा है कि भारत की एक बड़ी जनसंख्या डायरेक्ट सीधी सीधी फसल उत्पादन से जुड़ी है, और फसल उत्पादन में बुआई से लेकर भंडारण तक की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं प्लस मृदा वाली, ये सब सस्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं सस्य विज्ञान की आवश्यकता निम्न क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके, उनकी हम बात करने वाले हैं, और ये इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखो सस्य विज्ञान के 4 क्षेत्र हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। कौन कौन से, पहला कृषि उत्पादन। अगर कोई एग्रोनॉमी के बारे में नॉलेज रखता है, सस्य विज्ञान के बारे में नॉलेज रखता है, तो पहला क्षेत्र आता है कि वो फसलें उगा सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है, मतलब कृषि उत्पादन कर सकता है। दूसरा है नियोजन। अब नियोजन हम देखेंगे कि क्या होता है। फिर व्यवसाय, वो एक व्यवसाय कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, और वो उद्योग इंडस्ट्री वगैरह में काम कर सकता है या इंडस्ट्री डाल सकता है। तो एक एक क्षेत्र को समझते हैं। ये 4 क्षेत्र हैं किसके, बोलो, सस्य विज्ञान के। पहला देखो, पहला आता है कृषि उत्पादन। अब कृषि उत्पादन में क्या करेंगे, तो बड़ा सिंपल है, बार बार जो भी हमने समझा है वही है। तो देखो फसलों उत्पादन कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आता है सस्य विज्ञान, क्योंकि इसी के अंतर्गत हम जितने भी अनाज हैं उनको उगाते हैं, जितनी भी दलहनी फसलें उनको उगाते हैं, जितनी भी तिलहनी फसलें उनको उगाते हैं, भाई उत्पादन ले रहे हैं ना उनका, तो वही हमारे पास सस्य विज्ञान है एक तरीके से। तो फसल उत्पादन में कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा देखो, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रमुख आधार कृषि उत्पादन, उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा है। अगर कोई देश तरक्की कर रहा है तो उसमें यह देखा जाता है कि उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, और उसकी फूड सेफ्टी कैसी है। इन तीनों के आधार पे एक तरीके से हम देख पाते हैं कि हाँ क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। फिर आगे देखो सस्य क्रियाओं का योगदान। अब सस्य क्रियाएं क्या है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, जैसे खेत की तैयारी करना, ये भी हमारे इसके अंतर्गत आता है। फिर उन्नत किस्मों का चुनाव करना। अब किसान ने खेत की तैयारी कर ली, अब देखेगा कि यार मैं कौन सी किस्में उगाऊं, हमारी इस मृदा के लिए, इस रीजन के लिए कौन सी किस्में अच्छी हैं। फिर बुआई करेगा, फिर पोषक तत्व, खाद, बीज, उर्वरक डालेगा, फिर खरपतवार नियंत्रण करेगा, फिर सिंचाई करेगा, फिर रोग कीटों से बचाएगा, फिर कटाई करेगा, फिर गहाई करेगा, फिर भंडारण करेगा। ये सब कुछ आपके सस्य विज्ञान की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। फिर देखो अगला आता है उचित सस्य प्रबंधन ही फसलों उत्पादन का आधार है। अब फसलों उत्पादन मतलब सर, अरे बार बार मैं बोल रहा हूं ना, सस्य विज्ञान की बात कर रहे हैं और ये पहला क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर उचित तरीके से हम इसका प्रबंधन करेंगे तो हम अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। मतलब अगर मैं खेती की क्रियाएं सारी की सारी सही से करूंगा, समय पे खेत की तैयारी करूंगा, समय पे बुआई करूंगा, समय पे सिंचाई करूंगा, समय पे निराई गुड़ाई करूंगा, खरपतवार नियंत्रण करूंगा, समय समय पे खाद बीज उर्वरक दूंगा, समय पे कटाई कर लूंगा, समय पे भंडारण करूंगा, तो मैं एक अच्छा उत्पादन ले पाऊंगा। ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। आगे देखो, अविकसित देशों में किसान जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं। हम अगर हमारे भारत की भी बात करें, आज का समय अलग है, पहले की बात करें तो किसान सिर्फ ये सोचकर खेती करता था कि मुझे जीवन निर्वाह करना है। जीवन निर्वाह का मतलब जीवन चलाना है, मुझे पेट भरना है, बस ये होता है जीवन निर्वाह का मतलब। बट आजकल ऐसा नहीं है, व्यवसाय के लिए भी खेती की जा रही है, ठीक है। तो पहला हमने देखा कि अविकसित देशों में किसान सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए खेती करता है,
और विकसित देशों में किसान मुनाफे के उद्देश्य से और कुछ किसान जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं। पहले किसान क्या करते थे, जमीन बहुत होती थी तब भी थोड़ी सी जमीन में खाने के लिए अनाज उगाते थे और बस हो गया काम। आजकल हम अनाज उगा रहे हैं प्लस व्यवसाय के लिए भी हम उगा रहे हैं, मंडी में बेचते हैं, उससे पैसा आता है, फिर उससे हमारा जीवन चलता है और कुछ व्यवसाय भी हम करते हैं, कुछ इंडस्ट्री वगैरह है, कई सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो किसान जीवन निर्वाह के लिए और व्यवसाय के लिए दोनों के लिए खेती करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हमारा पहला क्षेत्र था सस्य विज्ञान का, जिसको हमने बोला है कृषि उत्पादन में पहला। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सेकंड हमारे पास आता है नियोजन। नियोजन मतलब आपको इतनी सारी नॉलेज हो गई, आपने कृषि फसल उत्पादन देखा है, मृदा प्रबंधन देखा है, अब नियोजन क्या है, हम कहाँ जा सकते हैं, कौन से क्षेत्रों में हम जा सकते हैं, उनकी बात हम करने वाले हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, नियोजन हमारे राष्ट्र में वर्तमान में अनेक कृषि विश्वविद्यालय हैं, आपने देखा होगा 60 प्लस है, और कई सारे कृषि शोध संस्थान भी हैं जहां पे रिसर्च होती है, वहां पर कई सारे लोग लगे हुए हैं। पहला तो कई सारे लोग तो वहां लगे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ा स्कोप है, पहला ये हो गया। यहां से मानव संसाधन का विकास किया जा रहा है और यहीं से जो मानव के लिए खेती के लिए जो संसाधन है उनका विकास किया जाता है कि हाँ ये वाली किस्म आप उगाओ, ये वाली तकनीक आप अपनाओ, ये वाला उर्वरक आप डालो, इस तरीके से। तो काफी बड़ा एक तरीके से ग्रुप हमारा इनमें ऑलरेडी वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, और आप लोग भी इनमें जा सकते हो आगे ग्रेजुएशन के बाद। देखो, उनके पदाभार के अवसर प्राप्त होते हैं, उनको अलग अलग पोस्टों पे काम कर रहे हैं, अलग अलग जॉब में काम कर रहे हैं, इस तरीके से। जैसे कि कृषि में शिक्षण, अगर आप लोग एग्रीकल्चर में शिक्षण करते हो, जैसे अभी आप एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने के बाद आप इसी सेक्टर में लग सकते हो, स्कूल में आप लग सकते हो, कॉलेज में आप लग सकते हो, जहां पे आप पढ़ा सकते हो। आप केवीके के अंदर नौकरी कर सकते हो, जहां एक तरीके से लोगों को बता सकते हो कि क्या आपको करना है, कैसे खेती आपको करनी है। और अनुसंधान क्षेत्र में आप जा सकते हो, रिसर्च आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं भाई साहब, किसी ने ये बनाया कि ऊपर टमाटर आएंगे, नीचे आलू आएंगे, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि नीचे शकरकंद आएंगे, ऊपर टमाटर आएंगे, तो बिल्कुल अनुसंधान आप कर सकते हो, रिसर्च आप कर सकते हो, उनमें आप जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है खुद की। ठीक है, कृषि सलाहकार, कृषि अधिकारी आप बन सकते हो, कृषि सलाहकार अधिकारी, ए वो डबल है, वो जो होता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है, कृषि पर्यवेक्षक होता है, जो किसानों को बताता है कि आप किस तरीके से खेती करोगे, कैसे खरपतवार प्रबंधन आप करोगे, कौन सी किस्में आप उगाओगे, कौन सी फसल आप उगाओगे, ये हमारा नियोजन में आता है। फिर उर्वरक कंपनियां आती है जो फर्टिलाइजर बनाती है, उनके उत्पादन में, प्रयोगशाला में, आदि क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हो, वहां आप जा सकते हो। कीटनाशक निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं, जो इंसेक्टिसाइड बनाती है, पेस्टिसाइड बनाती है, उनमें आप जा सकते हो। फिर बीज उत्पादन कंपनियां हैं जो बीज बनाती हैं एक तरीके से किसानों के लिए, उनमें आप जा सकते हो। और वितरण कंपनियों में आप जा सकते हो जो बीज को वितरित करती है, जैसे यूक्सेल है, कई सारी कंपनियां हैं। ठीक है, सिजेंटा है, कई सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जहां पे आप जा सकते हो। फसल बीमा क्षेत्रों में आप जा सकते हो, प्रसंस्करण कंपनियों में जा सकते हो। प्रसंस्करण मतलब होता है फूड प्रोसेसिंग। जैसे आप जानते हो कि किसान आलू उगाता है, अब आप जानते हो कि मार्केट में उसी आलू को आप 10 रुपए देके 5 चिप्स का एक पैकेट लेते हो और उसको आप खाते हो। ठीक है, तो वो कैसे हुआ, किसी इंडस्ट्री ने, जैसे मान लीजिए लेस है, वो एक इंडस्ट्री है, उसने उससे चिप्स बनाए, उसको प्रोसेस किया ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे और लंबे समय तक लोग खा पाए। तो ऐसी इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंगो की बात करें, अब स्लाइस एक ब्रांड आता है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको प्रोसेस किया और पैक करके रख दिया कि अब ऐसा नहीं है आम के सीजन में आप आम का स्वाद लोगे, किसी भी मौसम में आप आम का स्वाद ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज के अंदर आप जा सकते हो, इनमें आप काम कर सकते हो। फसल बीमा, कई सारे बैंक हैं जो, या बीमा कंपनियां भी हैं जिनमें आप जा सकते हो। तो ये था नियोजन। तो देखो, कृषि के 4 क्षेत्र हैं, जिनमें 2 क्षेत्र आप लोगों को बता चुका हूं। पहला कृषि उत्पादन, दूसरा नियोजन। आगे बढ़ेंगे, देन हम बात करने वाले हैं व्यवसाय में। मतलब सर क्या हम हमारा व्यवसाय कर सकते हैं खुद का? बिल्कुल आप वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो, कृषि संबंधी सभी संस्थाओं की नीतियां एवं उनका क्रियान्वयन इस विज्ञान के आधार पर किया जाता है कि सस्य विज्ञान का अध्ययन कृषि व्यवसाय हेतु अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने कृषि के अंदर पढ़ाई की है, स्टडी की है, तो आप कृषि व्यवसाय कर सकते हो। जैसे
बीज उत्पादन, उर्वरक, कीटनाशक की बिक्री, यंत्रों आदि का व्यापार आप करो ना, किसने रोका है? ठीक है, कृषि यंत्रों का लेन देन करो, आप ट्रैक्टर वगैरह की एजेंसी आप डाल लो, कृषि के उपकरण आप डाल लो, ठीक है, कर सकते हो उनको। कृषि उत्पादनों का लेन देन व्यापार आप कर सकते हो, या एग्री क्लिनिक आप खोल सकते हो, खुद का व्यवसाय है। ठीक है, तो ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे कई सारे व्यवसाय हैं जिनको आप लोग कर सकते हो, ये कृषि के व्यवसाय हैं। डेयरी आप कर सकते हो, मधुमक्खी पालन आप कर सकते हो, कई सारे सूअर पालन आप कर सकते हो, मतलब कई सारे व्यवसाय हैं, एक नहीं अनेक हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्षेत्र, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम बात कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र, जिसके अंदर कृषि उत्पादन, नियोजन, व्यवसाय। देन हम बात करने वाले हैं फोर्थ, उद्योगों में। एग्रीकल्चर के अंदर कई सारी इंडस्ट्रीज हैं और उन इंडस्ट्रीज के अंदर आप जा सकते हो। अभी मेनली मैं बात करूंगा दो प्रकार की इंडस्ट्री। पहली इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिनमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है और एक तरीके से वो हमारे एग्रीकल्चर से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। दूसरा ऐसा है जो एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो दो उद्योगों के प्रकार यहां देखने वाले हैं। तो देखो, कई सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको कच्चे माल जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रोवाइड करवाता है। जैसे एक बात बताओ, शुगर मिल की बात करें, जो शक्कर बनाती है, उनको गन्ना एग्रीकल्चर से जाता है। कॉटन मिल की बात करें, कपड़ा उद्योग, इनको कॉटन हो गया, ये हमारे एग्रीकल्चर से जाता है। टोबैको इंडस्ट्री, इनको टोबैको एग्रीकल्चर से जाता है। ये फर्नीचर वाले हो गए, इनको लकड़ी एग्रीकल्चर से जाती है। आपके टी वाला हो गया है, चाय एग्रीकल्चर से जाती है। तो कच्चा माल एक तरीके से हमारे कृषि से जाता है। ऐसे कई सारे उद्योग हैं, तो कौन कौन से उनको देखते हैं। जैसे बात करें पहले डेयरी उद्योग की बात करें, कोई डेयरी उद्योग अगर लगा रहा है, तो अब डेयरी उद्योग का मतलब जो गाय भैंस पाल रहा है, तो उसके लिए चारा चाहिए। वो चारा कहां से जाएगा? कृषि से, एग्रीकल्चर से। फिर देखो, गुड़ शक्कर उद्योग है अगर, तो गन्ना और चुकंदर कहां से जाएगा? एग्रीकल्चर से जाएगा। कपड़ा उद्योग है तो कपास आदि की फसलें कहां से? एग्रीकल्चर से होगी। कागज उद्योग है तो बांस, सण, चावल की पुआल आदि ये कहां से? एग्रीकल्चर से। तेल उद्योग है तो सरसों, मूंगफली, तिल आदि कहां से? एग्रीकल्चर से। कोई दवा का उद्योग है, औषधियां वगैरह बनाता है, तो वो भी हमारे एग्रीकल्चर से। मसाले वगैरह अगर कोई इंडस्ट्री बनाती है, जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, अजवाइन, आप देखते हो ना कि एक पैकेट में आता है ये पूरा का पूरा कंप्लीट, बट इनको कच्चा माल कहां से जा रहा है? कृषि से जा रहा है, एग्रीकल्चर से जा रहा है। तो एक तो ये वाले उद्योग हो गए। फिर आता है फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले संसाधन या साधन जैसे उद्योग, जैसे खाद उर्वरक वाले उद्योग हो गए हैं, बीज उत्पादन वाले उद्योग हो गए हैं, पौध संरक्षण मतलब पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड रसायन हो गए हैं, पौध वृद्धि कारक रसायन हार्मोन्स हो गए हैं, निंदानाशी रसायन हो गए हैं, सिंचाई के साधन हो गए हैं, यंत्र निर्माण हो गए हैं, कृषि में प्रयोग होने वाले उपकरण हो गए, औजार हो गए, कई सारी मशीनरी आजकल आप देख पा रहे हो, हर काम मशीनरी से हो रहा है, हर काम मशीनरी से हो रहा है। तो मशीनरी वाले कई सारे इंडस्ट्रीज हैं जहां से हमें डायरेक्ट एक तरीके से कृषि में हेल्प मिलती है, और उन इंडस्ट्रीज के अंदर भी आप जा सकते हो। तो ये हमने एग्रीकल्चर के 4 सेक्टर हमने समझे हैं सस्य विज्ञान के। पहला कृषि उत्पादन, फसलें उगाना। दूसरा नियोजन, पढ़ाई करके किसी कंपनी में काम करना, नौकरी करना, अनुसंधान करना। थर्ड हमने यहां पर देखा है व्यवसाय, खुद का धंधा करना, खुद का व्यवसाय करना। फोर्थ उद्योग, कई सारे उद्योग हैं जिनको कच्चा माल हमारे कृषि से जाता है, तो वहां हम जा सकते हैं, या एक तरीके से क्षेत्र है ये भी कृषि का, जो हमारे कृषि के ऊपर निर्भर है, हमारे सस्य विज्ञान के ऊपर निर्भर है। तो क्या ये क्लियर हुआ सबको? उम्मीद करता हूं अब तक जो पढ़ाया है, जो हमने समझा है, सबसे पहले सस्य विज्ञान हमने समझा, परिभाषा समझी, उसके महत्व को हमने देखा, उसके क्षेत्र को हमने देखा। उम्मीद करता हूं यहां तक का काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वाकई में समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अब तक इसको शेयर नहीं किया है, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। तो यार कमेंट करके ये बताया करो कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने वाले हैं और बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की। बिल्कुल नोट कर सकते हो आप इनको, और अगर आप चाहते हो कि सर ये पीडीएफ मिल जाए मैं तो सीधी पका पकाया, तो बिल्कुल मिल जाएगा। कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा।
ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट सीधा, ठीक है। देखिए हमारा एक कोर्स है, एक तो क्लास 12th का है, कृषि विज्ञान। अब क्लास 12th मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरे एग्रीकल्चर की बात हो रही है जिसमें आपके एजी केमिस्ट्री, एजी बायो, हिंदी, इंग्लिश सब ना। पहले क्लियर कर देता हूं, ओनली 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 एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान आपको पढ़ाया जाएगा इस कोर्स के अंदर, ठीक है। और इसकी फीस है मात्र 1499 रुपए, 1500 रुपए, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूं ये कोर्स अभी हमने लॉन्च किया है, तो प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए मात्र 499 रुपए का दिया जा रहा है। तो कैप्टन एग्रो ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहां पे जाना है, वहां पे कोर्स आपको मिल जाएगा। जैसे 100 स्टूडेंट हो जाएंगे उसके बाद इसकी फीस 1499 हो जाएगी। बात आप समझ के देखो, ऑफलाइन पढ़ने आप जाओ 30-30, 40-40 हजार रुपए फीस आप दोगे, बट यहाँ पे देखो आपको कितने फैसिलिटीज मिल रही है, कंटेंट लिखा लिखाया आपको मिल रहा है, पीडीएफ आपको मिल रही है, नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया पीछे लेके देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, कई बार देख सकते हो। ओनली 499 में। देरी किस बात की, अभी जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से परचेज कर सकते हो। एक कोर्स हमने लॉन्च किया है कक्षा 11वीं का। कक्षा 11वीं के अंदर भी वही हम एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और ये भी कोर्स अभी फिलहाल में हमने लॉन्च किया है, और इसकी फीस है मात्र 999 रुपए, और ये भी प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए मात्र 249 रुपए में दिया जा रहा है। अरे किताब नहीं आती, एक नोट्स नहीं आते, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि नोट्स हम परचेज कर रहे हैं, जिसके साथ हमें वीडियो लेक्चर्स, कई सारी फैसिलिटीज हमें मिल रही है, और उनको कई बार मल्टीपल टाइम आप देख सकते हो, और वैलिडिटी है 1 ईयर की, जहां तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाना है, कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करना है, वहां से परचेज करना है। कोई डाउट होता है तो कमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देन बात करेंगे हम यहाँ पर। अगला हमारा टॉपिक आता है सेकंड। वो टेबल याद है ना, दिमाग में छपी हुई है ना। पहला हमने सस्य विज्ञान, फिर मृदा उर्वरता, मृदा उत्पादकता, देन थर्ड हमारा आता है मृदा शरण एंड मृदा संरक्षण, एंड फोर्थ आता है बीज। तो फोर्थ मेजर हेडिंग पे हम आ चुके हैं, सॉरी सेकंड मेजर हेडिंग पे हम आ चुके हैं, जिसका नाम है मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको अभी 12th में तो पढ़ेंगे, फिर बीएससी में भी पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में, लेकिन उनके दिमाग में ये फिट नहीं बैठता है, क्लियर नहीं होता है कि वाकई में दोनों क्या अलग अलग है, क्या मेजर डिफरेंस है। तो यार अगर समझना है तो पूरा फोकस बनाए रखना, इतनी गारंटी देता हूं, अगर आपने समझ लिया ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो समझना है तो फोकस बनाए रखना। तो देखो बात करेंगे यहाँ पर, ये दो अलग अलग टॉपिक है, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता की बात हम करने वाले हैं। अब मृदा उर्वरता क्या है, लिखा हुआ है, देखो पढ़ो। पौधों की वृद्धि के अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप, उचित मात्रा और उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। सर इतना सिंपल था, समझ में नहीं आया, वापस समझाता हूं, ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी मृदा है, ये हमारी सोइल है, इस सोइल में हम लगा देते हैं कोई पेड़ हमने लगाया फॉर एग्जाम्पल। अब इस सोइल के अंदर पोषक तत्व हैं, बट वो पोषक तत्व का प्राप्य रूप, जैसे मान लो नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, अमोनियम के रूप में ग्रहण करते हैं, और संतुलन मात्रा में इस मृदा की कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है कि ये इस पौधे को प्रोवाइड करवा दे, इस क्षमता को मृदा उर्वरता या सोइल फर्टिलिटी कहा जा रहा है। क्या समझे आप, जैसे मान लीजिए आप जो है आपकी जैसे मान लीजिए कोई यूरिया का कट्टा आप उठा रहे हैं, ठीक है, अभी आपकी एज मान लीजिए कम है, तो आप 50 किलो उठा पा रहे हैं कि 40 किलो आप उठा पा रहे हैं, वो आपकी क्षमता है, ठीक है। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर। तो ये समझना, सीधा सीधा अभिप्राय ये है कि हमारी जो मृदा है इसकी कितनी कैपेसिटी है कि ये पोषक तत्वों को सही संतुलन में, सही अनुपात में हमारे पौधों को दे दे। इसी क्षमता को सोइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता कहा जाता है। समझे, बिल्कुल बहुत आसान है कि एक तरीके से कैपेबिलिटी,
क्या कैपेबिलिटी है उसकी, कितना वो दे सकती है पौधों को, सही संतुलन में, सही अनुपात में, सही प्राप्य रूप में, उचित समय पर, उस समता को, समता की बात हो रही है, शब्द को पकड़ना, समता, कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको बोलेंगे सॉइल फर्टिलिटी, उस खेत की सॉइल फर्टिलिटी। अब तो समझ में आ गया होगा। आगे देखो, सामान्यतया उपजाऊ मृदाएं होनी चाहिए, किंतु ये तथ्य सभी दशाओं में सत्य नहीं है। अब मान लीजिए आप कहोगे कि सर हमारा जो ये खेत है ना, ये खेत ये बहुत फर्टाइल है, ये हमारा ऐसा खेत है जिसमें सारे पोषक तत्व बढ़िया है और फसलों को सही समय पे मिल जाते हैं, हमारी फसलों का उत्पादन बढ़िया होता है। लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हमेशा के लिए ही फर्टाइल रहेगी। कैसे? जैसे मान लो मौसम की प्रतिकूल दशा हो गई, ओले आ गए, अब चाहे जमीन कितनी अच्छी थी, पोषक तत्व कितने अच्छे से दे पा रही थी, पाला पड़ गया, तूफान आ गया, बीमारियां लग गई, आदि के द्वारा फसल नष्ट हो जाती है, तो भूमि उपजाऊ होते हुए भी उत्पादक नहीं होगी। उपजाऊ है हमारी भूमि, लेकिन उत्पादक नहीं होगी। तो समझ गए। अब उत्पादकता क्या है, ये अगले उसमें हम कवर करेंगे। पहले अभी आप इतना फोकस बनाए रखे कि व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता क्या है। तो एक बार सिंपल भाषा में फिर बता रहा हूं, हमारी मृदा, हमारी मिट्टी की वह क्षमता जो पौधों को पोषक तत्व सही अनुपात में, सही संतुलन में, सही समय पे उचित मात्रा देने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहा जाता है। ठीक है। अब मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के कारक हम पढ़ेंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में टेबल में बताया था। पहला हम बात करेंगे प्राकृतिक कारक की, फिर दूसरा हम बात करेंगे कृत्रिम कारक की। तो पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक कारक। अब प्राकृतिक कारक क्या है, नेचुरल फैक्टर क्या है। तो देखो, ये वे कारक है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। मतलब प्राकृतिक का मतलब ये हुआ कि हमारी मिट्टी जो बनी है, तो ये कैसे बनी है, इसका निर्माण किससे हुआ है, वही डिसाइड करेगा कि हमारी मृदा फर्टाइल होगी या नहीं होगी। क्लियर हुआ। तो देखो, जैसे पहला कारक आता है पेत्रक पदार्थ की, हमारी मृदा जो बनी है वो कौन से पदार्थों से बनी है, पेरेंट मटेरियल क्या है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि सॉइल फर्टाइल है या नहीं, हमारी मृदा उपजाऊ है या नहीं। तो पेत्रक पदार्थ में जैसे मृदा की उर्वरता पेरेंट पदार्थ पर निर्भर करती है। भाई नॉर्मल जाहिर सी बात है कि जिस चीज से वो बनेगा उस पर निर्भर करेगी। ठीक है। तो जैसे यदि पेरेंट पदार्थ में पौधों के पोषक तत्व अधिक हैं, तो उससे निर्मित मृदा की उर्वरता अधिक होगी। हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि अगर किसी, जैसे ऐसे समझते हैं हम रोटी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल रोटी चपाती हम बना रहे हैं। अब चपाती बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और नमक, फिर हम आटा बनाएंगे, देन फिर हम रोटी बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब डिपेंड करेगा कि वो जो है एक तरीके से आटा हमारा, या फॉर एग्जांपल नमक की हम बात करें कि उसमें मान लीजिए आटा ऐसा था जिसमें ऑलरेडी पहले से नमक था, तो हमारी चपाती का स्वाद उस पर डिपेंड करेगा कि पहले उसमें कितना नमक था। ठीक उसी तरीके से हम बात करें कि अगर हमारी मृदा बनी है तो कैसे पदार्थों से बनी है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो अच्छे पदार्थों से बनी है जिसमें पोषक तत्व पहले से ज्यादा थे, तो हमारी मृदा उतनी ही उर्वरक होगी, लेकिन पोषक तत्व ही कम थे तो हमारी मृदा कम उर्वरक होगी। ठीक है। जैसे अम्लीय आग्नेय चट्टानों और बालू पत्थर के अपक्षय द्वारा बलुई मृदाओं का निर्माण हुआ। अब आप जानते हो कि बलुई मृदाएं जो हैं, इनका निर्माण किससे हुआ है। तो पकड़ना, एक एक वर्ड को पकड़ना। मैंने बोला यहाँ पे कि अम्लीय आग्नेय चट्टाने और बालू पत्थर से इनका निर्माण हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब अम्लीय मृदाओं से अगर निर्माण हुआ है तो सार की मात्रा कम होगी। जाहिर सी बात है ना, पीएच आपने देखा होगा 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर उदासीन, मतलब सार आ जाएंगे ऊपर। 7 हमारा उदासीन हो गया, फिर 7 से आगे सार आ जाएगा, सारियता आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमारी जो बलुई मृदाएं हैं, इनका निर्माण अम्लीय आग्नेय चट्टानों से हुआ है, तो इसमें ऑटोमेटिक सार की मात्रा कम होगी, सारे पदार्थ कम होंगे। जैसे देखो, और सारीय और अवसादी चट्टानों के अपक्षय से भारी मृदाओं का निर्माण हुआ है।
कुछ ऐसी चट्टाने थी जो सारी थी पहले, अवसादी चट्टाने हैं, उनसे भारी मृदाओं का निर्माण हुआ तो उनमें सार अधिक पाए जाएंगे और याद रखना उनमें अम्लीयता कम होगी। जाहिर सी बात है, दिमाग खोल के रखना तब समझ में आएगा, ठीक है। और इन मृदाओं की उर्वरता भी अधिक होती है। क्या क्लियर हुआ? बार फिर से आसान भाषा में समझाता हूं। कारकों की बात कर रहे हैं जिसके अंदर प्राकृतिक कारक की बात कर रहे हैं। प्राकृतिक कारक में पहला आता है पेत्रक पदार्थ, कि हमारी मृदाओं का निर्माण किनसे हुआ है। दो ही शब्द याद रखने, अगर अम्लीय चट्टानों से हुआ है, अग्नि चट्टानों से हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमारी मृदा अम्लीय होगी, ठीक है। और अगर सारीय या अवसादी चट्टानों से मृदा का निर्माण हुआ है तो उसमें सार अधिक होगी, बस इतना याद रखो। तो जिनमें सार अधिक होंगे उनकी उर्वरता भी हमारी अधिक होगी। अब बात करेंगे दूसरा प्रकार, दूसरा कारक आता है जिसको बोलते हैं स्थलाकृति, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है कि वो कैसी है, ढलान वाली है कि समतल है। जैसे देखो, पर्वतीय क्षेत्र की मृदाएं उर्वरता की दृष्टि से निम्न होती है, मतलब कम होती है। समतल क्षेत्र की मृदाएं श्रेष्ठ होती है। कैसे यार? पर्वत की जो मृदा होती है वो कंटिन्यू बह बहकर, पानी बह बहकर उनके पोषक तत्व नीचे आ जाते हैं। ऊपर पर्वत की जो मृदा बची हुई है उनमें पोषक तत्व कम है तो कम फर्टाइल होगी। और जो समतल क्षेत्र हैं उनमें पोषक तत्व बने रहते हैं एक जैसे, तो वो ज्यादा फर्टाइल होगी। तो दूसरा कारक स्थलाकृति हो गया, पहला कारक था पेत्रक पदार्थ। थर्ड आता है मृदा आयु, उम्र। सोइल की उम्र क्या है? अब आप जानते हो कि 1 ग्राम मृदा के निर्माण में 800 से 1000 वर्ष लग जाते हैं 1 ग्राम, तो उसकी उम्र क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा कि मृदा की उर्वरता कैसी है। जैसे मृदा आयु के साथ मृदा की उर्वरता में कमी आती है, समय के अनुसार कमी आती जाती है। जैसे जैसे मृदा पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे उर्वरता कम होती जाएगी। कैसे यार? जब बार बार खेती करते जाओगे एक ही खेत में तो पोषक तत्व कम होते जाएंगे ना उससे, तो एक समय आएगा कि उर्वरता काफी कम हो जाएगी। आगे, पुरानी मृदाओं का लगातार फसलों के उगाने और मृदा क्षरण एवं अपक्षालन के कारण उनकी नवनिर्मित मृदाओं की अपेक्षा कम होती है। नई मृदाओं में पोषक तत्व ज्यादा होते हैं, पुरानी में कम होते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो अभी हमने ओनली 3 फैक्टर, 3 कारक की बात की है। पहला पेत्रक पदार्थ देखा, फिर दूसरा हमने देखा उसका यहां पर एक तरीके से ये जो सेकंड हमने देखा यहां पर ये था स्थलाकृति, टोपोलॉजी। देन थर्ड हम बात करें मृदा आयु की, उम्र, हमारी मृदा कितनी पुरानी है। तो जाहिर सी बात है मृदा जितनी पुरानी होगी उर्वरता उतना कम होगा, और मृदा जितनी नई होगी, नवनिर्मित होगी, उर्वरक उतनी ज्यादा होगी। आगे देखो, अगला कारक आता है जलवायु, क्लाइमेट कैसा है। तो देखो, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन क्रियाओं द्वारा अधिक घुलनशील पोषक तत्व नीचे संस्तरों में चले जाते हैं। मतलब है समझो, जलवायु कैसे प्रभावित करती है भाई मृदा उर्वरता को। मान लो जहां बारिश लगातार हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वहां पे क्या होता है कि पोषक तत्व घुल के निक्षालन के द्वारा अंदर अधिक जमीन में नीचे गहराई में चले जाते हैं, तो मृदा उर्वरता कम हो जाती है, जिससे मृदा की ऊपरी सतह की उर्वरता कम हो जाती है। देख रहे हो स्क्रीन पर। इसी प्रकार कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमि के सारीय होने का भय रहता है, सार ऊपर जम जाते हैं, ठीक है। जो पानी था ऊपर गया वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, तो ऊपर आके एक लेयर जमा हो जाती है, किसकी बोलो? आयंस की, लवणों की, और सारीयता बढ़ जाती है। तो कम उर्वरता वाले मृदाओं में अधिक तेज व शुष्क वायु के कारण मृदा क्षरण होता है, जिससे मृदा का उपजाऊपन घटता है। शुष्क क्षेत्र जहां मान लीजिए बारिश कम हो रही है, आंधी तूफान की वजह से ऊपर वाली मिट्टी है उड़कर दूसरी जगह पे चली गई, और उस मृदा में थे हमारे अच्छे अच्छे पोषक तत्व, वो भी क्या होगी? कम होगी। तो जलवायु भी प्रभावित करता है मृदा उर्वरता को। 4 कारक अब तक हमने देखे हैं, याद रखना। पहला बोलो कौन सा देखा है? हाँ, पेत्रक पदार्थ, फिर दूसरा टोपोलॉजी, फिर मृदा आयु, देन फोर्थ हमने बात की जलवायु। आगे देखो, मृदा प्रोफाइल की गहराई, डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल। हमारी जो सॉइल प्रोफाइल है, आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, तो इसकी गहराई कितनी है। तो देखो, गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। जो गहरी मृदा होती है वो उथली मृदा, उथली मतलब ऊपर वाली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। गहरी मृदाओं में पौधे की जड़ें अधिक गहराई तक जाकर फैल जाती है,
और अधिक मात्रा में जल अवशोषण पोषण प्राप्त कर पाती है। उथली मृदाओं में शुष्क दशाओं में पौधे पानी की कमी महसूस करते हैं। मतलब ये मृदा है, फॉर एग्जाम्पल ये गहरी मृदा है। अब पौधे की जड़ें इसमें अधिक गहराई तक जाएगी और नीचे से पानी का अवशोषण कर पाएगी। यहाँ पे जो पोषक तत्व है इनका अवशोषण कर पाएगी। इस तरीके से सारी की सारी जड़ें, तो ये अच्छी है। लेकिन कुछ उथली मृदाएं बस इतनी सी ले रहे हैं, अब पौधे की जड़ें ज्यादा गहराई में नहीं जा पा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो पोषक तत्व है वो भी ऊपर उड़ गए हैं, तो ये कम उपजाऊ होती है। उथली मृदा गहरी मृदाओं की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है, ये भी कारक है। फिर अगला कारक आता है मृदा की भौतिक दशा, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। भौतिक दशा कैसी है, तो जैसे देखो मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें पौधे की जड़ों के लिए पर्याप्त वायु और जल संचार संभव हो। उसमें जल आसानी से जाए, वायु आसानी से जाए, मतलब रंध्रावकाश पूरे होने चाहिए, ठीक है, तो मृदा अच्छी मानी जाती है। मृदा की भौतिक दशा अच्छी होने पर उसमें जल धारण क्षमता और जल निकास क्रियाशीलता, ये पूरा सिलेक्ट हो गया इसको, हाँ ठीक है। अब क्रियाशीलता और जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों का विघटन तीव्रता से होता है। मतलब इस पूरी लाइन का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि गहरी मृदा में जड़ें अच्छे से जाएगी, पोषक तत्वों को अच्छे से ग्रहण करेगी अपेक्षा उथली मृदा के। फिर दूसरी लाइन में मैं बोल रहा हूं ऐसी मृदाओं की जल धारण क्षमता अच्छी होती है जिनके अंदर वायु के लिए प्रॉपर रंध्रावकाश होते हैं, जल के लिए प्रॉपर रंध्रावकाश होते हैं, तो जल धारण क्षमता अच्छी होगी, जीवाणुओं की क्रियाशीलता अच्छी होगी और कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी अच्छा होगा। फिर आगे देखो, बलुई मृदा में छिद्र बड़े होते हैं जिससे पोषक तत्व बड़ी शीघ्रता से नीचे चले जाते हैं, और इसके विपरीत बारीक कणों वाली मृदाओं में जैसे सिल्ट और क्ले की मृदा उर्वरता अच्छी होती है। मतलब सीधा सीधा ये बोला है कि बलुई मृदाओं की उर्वरता कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि बलुई मृदाओं में छिद्र बड़े होते हैं, पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं जमीन में अधिक गहराई में, जबकि जो क्ले हैं, सिल्ट हैं, इसमें रंध्रावकाश छोटे होते हैं, तो ये पोषक तत्व बने रहते हैं, ज्यादा नीचे नहीं जा पाते हैं और ये ज्यादा उर्वरक होती है, तो ये भी एक कारक है। फिर अगला कारक आता है मृदा अपर्दन, सोइल इरोजन। सोइल इरोजन कैसे मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगा, तो देखो मृदा अपर्दन से मृदा की ऊपरी सतह के उपजाऊ भाग के कणों के साथ साथ पोषक तत्व भी बह जाते हैं, जिससे मृदा उर्वरता में कमी आती है। मृदा अपर्दन क्या होता है कि एक जगह से मिट्टी का दूसरी जगह पे जाना, यही मृदा अपर्दन कहलाता है। अब मान लीजिए तेज पानी की वजह से ऊपर वाली लहर में जो पोषक तत्व थे वो नीचे वाले खेत में चले गए, तो इस खेत की मृदा उर्वरता क्या हो गई, कम हो गई। तो कहने का मतलब है मृदा अपर्दन भी हमारे मृदा उर्वरता को प्रभावित करेगा, और ये भी एक प्राकृतिक कारण है, आप थोड़ी कर रहे हो मृदा अपर्दन, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, अगला है मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट इन सॉइल, कि हमारी मृदा में पोषक तत्व कितने हैं, इसकी क्वांटिटी पे भी निर्भर करेगा मृदा उर्वरता। अगर अच्छे खासे पोषक तत्व हैं तो उर्वरक होगी, और कम है तो कम उर्वरक होगी। जैसे देखो देखा गया है कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं में आवश्यक पोषक तत्व की उपलब्धता में अंतर होता है, अलग अलग मृदाओं में अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कुछ मृदाएं, जैसे काली मृदा की बात करें तो पोटास की दृष्टि से अच्छी होती है, काली मृदाओं में पोटास अच्छा पाया जाता है, जबकि बलुई मृदाओं में नाइट्रोजन और पोटास कम होता है। तो फिर ये एक उर्वरता को प्रभावित कर रहा है। उपयुक्त मात्राओं में आवश्यक पोषक तत्व मृदा के विद्यमान हो तो अधिक उत्पादक हो सकती है। अगर पोषक तत्व सही तरीके से विद्यमान हो, सारे के सारे मृदा में हो, तो हमारी मृदा अधिक उत्पादक हो सकती है, मतलब उत्पादन ज्यादा आएगा। उत्पादन ज्यादा कब आएगा, जब सोइल फर्टिलिटी होगी, फर्टाइल होगी, उर्वरक होगी, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कारक की, और अभी हमने 8, इनको बड़े अच्छे से याद करना, क्योंकि ट्वेल्थ वाले जो स्टूडेंट है आपके सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखोगे कब, जब ये याद कर पाओगे। अरे याद कब करोगे, जब लव सर की क्लास कंप्लीट पढ़ोगे। ऊपर वाली जो टेबल है उसको आप खुद अपने हाथों से बनाओगे कि क्या क्या टॉपिक है, कौन से मेजर टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर कौन से अंदर 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 टॉपिक कौन से हैं, तब जाके समझ में आएगा। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं, पहला हमने सस्य विज्ञान पढ़ा, फिर दूसरा मृदा उर्वरता उत्पादकता की बात कर रहे थे, और मृदा उर्वरता के अंदर हम बात कर रहे थे कारक, और कारक प्राकृतिक हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे कृत्रिम कारक की। तो देखो कृत्रिम कारक मतलब मानव के द्वारा,
जैसे पहला कारक आता है वाटर लॉगिंग, जल का जमाव। पानी बहुत ज्यादा भर गया खेत में या जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, उस केस में कैसे प्रभावित करेगा ये कारक? तो देखो, मृदा में जल का जमाव हो जाता है तो वायु रहित हो जाती है। मान लो खेत में पानी भर गया तो हवा का आवागमन अच्छे से नहीं होगा। हवा का आवागमन मृदा में अच्छे से नहीं होगा तो अंदर रहने वाले कई सारे लाभदायक जो जीवाणु हैं, जो हमारे किसान मित्र हैं, ठीक है, उनके लाइफ को सीधा सीधा अफेक्ट करेगा। और अफेक्ट करेगा तो अगर उनकी क्रियाशीलता कम होगी तो हमारी फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रभावित करेगा। जैसे देखो, पौधों की जड़ें वायु के अभाव में सड़ जाती है। मान लो हवा नहीं गई जड़ों तक तो जड़ें सड़ने लगेगी। मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और परिणाम फलस्वरूप मृदा उर्वरता में कमी आएगी। तो अधिक पानी भरने से, और अधिक पानी जब भरेगा तो भौतिक दशा भी खराब होती है। ये पहला कृत्रिम कारक है जो हमें एक तरीके से इसको फिनिश करने का एक ही तरीका है, वाटर ड्रेनेज, जल निकासी। क्या समझ में आ रहा है? वाकई में समझ में आ रहा है तो लाइक करना, अधिक से अधिक शेयर करना। अगला वीडियो तब आएगा जब इस पे 500 लाइक हो जाएंगे, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जितने भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं सब तक पहुंचाना है, ठीक है? चलिए बात करेंगे। अगला कृत्रिम कारक है फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम। कि वो किस तरीके की प्रणाली, कहने का मतलब है वो फसलें कैसे उगा रहा है, एक खेत में एक ही फसल उगा रहा है, दो फसलें उगा रहा है, मिश्रित फसलें उगा रहा है, वो होता है फसल प्रणाली। तो जैसे देखो, यदि एक निश्चित भूमि पर प्रतिवर्ष एक ही फसल उगाई जाती है तो उस भूमि से एक ही प्रकार के पोषक तत्व अधिक मात्रा में निकासी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई फसल उगा रहा हूं, कोई भी एक फसल अगर मैं उगा रहा हूं और वो फसल कुछ पोषक तत्वों को ज्यादा लेती है तो क्या होगा कि उन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी उसमें, मृदा में। तो एक तो ये गलत है, जिससे फसल उत्पादन की मृदा में कमी आने लगेगी, मृदा उर्वरता में। दूसरी ओर मृदा में फसल चक्रीकरण प्रणाली अपनाई जाए। अगर हम फसल चक्र अपनाते हैं, फसलों को बदल बदल कर बोते हैं, तो मृदा की उर्वरता बनी रहती है, और जब उर्वरता बनी रहेगी तो मृदा हमारी अधिक उत्पादन देगी, अधिक उत्पादित होगी। ये क्लियर हुआ? आगे अगला कारक आता है कृत्रिम मृदा का पीएच मान। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि पीएच मान हम किस तरीके से बैलेंस करके रखते हैं। तो मृदा एवं पौधों के विकास की प्रक्रिया पीएच मान पर महत्वपूर्ण निर्भर है, भूमिका निभाती है। जैसे सामान्यतः अगर 6.5 से 7.5 पीएच है तो ये अच्छी मृदा मानी जाती है सभी फसलों के लिए। लेकिन अगर पीएच कम हो गया तो अम्लीयता बढ़ेगी, पीएच ज्यादा हो जाएगा तो क्षारीयता बढ़ेगी, और सीधा सीधा हमारी फसल उत्पादन पर इसका प्रभाव होगा। तो जैसे अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, जो अम्लीय मृदाएं हैं उनमें कैल्शियम मैग्नीशियम कम होगा, तथा लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, तांबा अधिक होगा। जबकि इनका पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत सारी मृदाओं में कैल्शियम मैग्नीशियम अधिक, सारी मृदाओं में, जबकि लोहा, मैग्नीज, तांबा कम होता है, और इस प्रकार की मृदा उर्वरता भी कम होती है। मतलब ये बैलेंस होना चाहिए, 6.5 से 7.5 पीएच होना चाहिए, और इनकी जो उपलब्धता है वो सही होना चाहिए, तब तो हमारी मृदा फर्टाइल होगी। तो पीएच भी एक इंपोर्टेंट कारक है भाई। देखो, कृत्रिम कारक के अंदर पहला जल जमाव, वाटर लॉगिंग, पानी का भरना, फिर फसल प्रणाली, फिर मृदा का पीएच मान। अगला आता है मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा सूक्ष्म जीव कैसे प्रभावित करेंगे मृदा उर्वरता को? तो देखो, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव जैसे एक्टिनोमाइसिटीज हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं आदि पोषण में सहायक होते हैं। जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जिससे पौधों को नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है, और मृदा सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में आवश्यक होते हैं। मतलब इसको सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। हमारी जो जमीन है, जमीन के अंदर कई सारे जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे एक्टिनोमाइसिटीज हो गया। अरे एक जीवाणु का नाम सुना होगा, राइजोबियम, जो दलहनी फसलों की जड़ों में भी पाया जाता है। ये वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो सूक्ष्म जीव भी हमारी मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। जितने अधिक सूक्ष्म जीव होंगे उतना हमारी सॉइल फर्टाइल होगी, क्योंकि पोषक तत्व अच्छे से मिल पाएंगे। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है राइजोबियम। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया है, तो याद रखना, ठीक है?
आपके कंपटीशन यहीं से बनता है 11th-12th से, तो इनको अच्छे से पढ़ना। अगर आपके 11th-12th अच्छे से कवर हुआ है तो आप आगे कंपटीशन फाइट कर पाओगे, और अगर नहीं हुआ है, एक एक लाइन का मीनिंग है यहाँ पे, इसलिए बड़े ध्यान से समझना। ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल है चलते हैं बस हम पास हो जाएंगे, फिर आगे कुछ नहीं हो पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आगे देखो, अगला कारक आता है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सोइल। मृदा के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कैसा है? ऑर्गेनिक मैटर का मतलब एक बढ़िया से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके खेत में कहीं कुत्ता मर गया। क्या मर गया? खेत में कुत्ता मर गया है, ठीक है। अब वो कुत्ता आज आपने देखा, किसी ने फेंका नहीं, आप देख रहे हो कल भी था परसों भी था, धीरे धीरे 8-10 दिन बाद आप देखोगे कि वो मरा हुआ कुत्ता आपके जमीन में मिल गया है। तो एक तो वो भी हमारे पास कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि कुत्ते के अंदर भी पोषक तत्व थे। या ऐसे समझो जैसे मान लीजिए कोई पुराने पेड़ के डंठल वगैरह जमीन में पड़े हुए थे, वो धीरे धीरे सड़ेंगे, विघटित होंगे और मृदा में मिल जाएंगे, तो भी कार्बनिक पदार्थ है। उससे हमारी मृदा को पोषक तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। तो एक तरीके से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा के ऊपर भी मृदा उर्वरता निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए खेत में गोबर की खाद, पत्ती की खाद, कंपोस्ट खाद आदि अगर होती है तो कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होंगे, विघटन ज्यादा होगा और मृदा उर्वरता अधिक होगी, और ये पौधों की वृद्धि में सहायक होंगे। मृदा में जितने अधिक कार्बनिक पदार्थ होंगे उतनी ही उर्वरता अधिक होगी। समझ गए? आगे देखो, अगला आता है मृदा जुताई की विधि व समय। आप जुताई कब कर रहे हो, किस समय कर रहे हो और कैसे कर रहे हो? जैसे मान लीजिए ढलान वाली मृदा है, ऐसे ही ऐसी मृदा है, इधर ढलान है। अब अगर आप ऐसे ही इसमें कल्टीवेशन करोगे तो ये तो गलत है, फिर तो सारे पोषक तत्व इधर आ जाएंगे। तो आप इसमें जस्ट अपोजिट कल्टीवेशन करो। ये जुताई की विधि हो गई। समय कौन सा है, किस समय कर रहे हो, ये भी निर्भर करता है, सब डिपेंड है ना। तो यदि भूमि की जुताई उचित विधि व उचित समय पर की जाए तो मृदा अधिक उपजाऊ बन जाती है। जैसे ढालू मृदाओं में विपरीत जुताई करें। कैसे विपरीत? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो क्या क्लियर हुआ? अरे भाई इतना समझ में आया आप लोगों को? अभी हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात की है किसके बारे में? हमने देखा कि हमारा जो चैप्टर है इसमें 4 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। पहला सस्य विज्ञान, फिर मृदा उर्वरता उत्पादकता, देन थर्ड हमारे पास आता है मृदा क्षरण, मृदा संरक्षण, देन फोर्थ आता है क्या? बीज। अभी हम सेकंड वाले पे हैं, मृदा उर्वरता और उत्पादकता, जिसके अंदर में मृदा उर्वरता कंप्लीट करवा चुका हूं, और अब हम बात करेंगे मृदा उत्पादकता के बारे में। तो देखो, अब बड़े ध्यान से समझना, ये भी वही है, टेबल में जैसे हमने देखा था वैसे हम कवर करने वाले हैं। मृदा उत्पादकता क्या होती है पहले समझो। जैसे हमने मृदा उर्वरता को समझा, और मृदा उर्वरता में हमने क्या समझा था? कैपेसिटी, कि हमारी मिट्टी की कैसी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है। ऐसे मृदा उर्वरता देखो, मृदा उत्पादकता देखो। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उस भूमि की उत्पादन देने की क्षमता से है। अधिकतर उत्पादन क्षमता को मृदा की उर्वरता से जोड़ा है, लेकिन ये दोनों भिन्न उदाहरणाएं हैं। मतलब मृदा उत्पादकता क्या है? उत्पादन देने की क्षमता। अब कंफ्यूज मत होना कि सर पहले भी तो आपने बोला था। ना ना, पहले मैंने क्षमता तो बोला था, लेकिन हमारी मिट्टी की पौधों को पोषक तत्व देने की क्षमता बोला था। अब मैं बोल रहा हूं उत्पादन की, उस मृदा की उत्पादन क्षमता क्या है, वो हमारी मृदा उत्पादकता है कि उससे कितना उत्पादन निकल रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपके गांव में कोई जमीन है, वो जमीन है आपके पास 5 बीघा, और 5 बीघा में आप उगाते हो कोई फसल, गेहूं आप उगाते हो। फॉर एग्जाम्पल उसमें आपके निकले 50,000 रुपए का आपके अनाज निकला 5 बीघा में। लेकिन एक दोस्त है आपका जिसकी जमीन है किसी शहर के किनारे पे, किसी सिटी के पास में है, बट उसके पास जमीन कम है, मान लीजिए 1 ही बीघा है, वो सब्जियां वगैरह उगाता है।
और उसके जो है वो 2 लाख रुपए की सब्जियां सेल करता है। तो एक बात बताओ, मृदा उत्पादकता ज्यादा किसकी होगी? समझ गए ना? उत्पादक ज्यादा कौन होगी? शहर के पास वाली, भले ही वो कम है। तो कहने का मतलब है उत्पादकता को हमेशा पैसों से देखा जाता है, उसकी उत्पादन क्षमता से देखा जाता है, क्विंटल में देखा जाता है कितना निकला है, कितने पैसे आए हैं, प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता क्या है, वो है मृदा उत्पादकता। जबकि सॉइल फर्टिलिटी बिल्कुल अलग है। ये हो सकता है कि जो मृदा उत्पादक होगी वो जाहिर सी बात है वो कि वो सॉइल फर्टाइल होगी, लेकिन जरूरी नहीं है जो सॉइल फर्टाइल हो वो मृदा उत्पादक हो। मतलब मान लीजिए आपके 5 बीघा जो खेत है वो कितना ही फर्टाइल है, अच्छे उर्वरक उसके अंदर है, पौधों को बढ़िया प्रोवाइड करवाता है, लेकिन जरूरी नहीं हो उत्पादक हो सकता है ना तूफान आ गया हो, तेज बारिश आ गई हो, ओले आ गए हो, उनकी वजह से फसल खराब हो गई हो। और अगर मृदा उर्वरक नहीं है फिर भी उत्पादक है तो ये केस थोड़ा बैठता नहीं है। तो जो लाइन मैंने बोली है याद रखना, आगे बताने वाला हूं इसमें। देखो, मृदा की उत्पादन क्षमता निम्न बिंदुओं पर निर्भर करती है। जैसे इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं मृदा उत्पादकता? तो पहला आता है मृदा उर्वरता, जो अभी हम पढ़ के आए। जैसे यदि मृदा पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा, उचित अनुपात, प्राप्य रूप में उपलब्ध हो तो मृदा हमारी उपजाऊ होती है और उसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। जाहिर सी बात है, सही बात है भाई साहब। अगर हमारी मृदा में सारे पोषक तत्व हैं, अच्छे से पोषक तत्व पौधों को मिल पा रहे हैं, तो मृदा हमारी उत्पादक होगी। लेकिन जरूरी नहीं है ना, जैसा मैंने बताया था उसमें। आगे देखो, भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा कैसी होगी? तो उपजाऊ मृदाएं भौतिक दशा में ऐसी हो जो भूमि की जलधारण क्षमता और जल निकास, मृदा की सतह समतल हो, मृदा कणाकार हो, वायु संचार हो, आदि मृदा के भौतिक गुण। मतलब हमारी मिट्टी ऐसी होना चाहिए कि जल निकास अच्छे से हो जाए, जल धारण क्षमता अच्छे से हो, मृदा कणाकार अच्छा हो, वायु संचार अच्छा हो, रंध्र अच्छे हो, तो हम कहेंगे कि हमारी मृदा उत्पादक होगी और उसकी भौतिक दशा अच्छी होनी चाहिए। फिर मृदा की स्थिति, जैसा मैंने बताया कि शहर के पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है क्योंकि बेचने की उचित सुविधा मिल जाती है और खर्चा कम आता है, तो ये अधिक उत्पादक होगी। फिर उत्पाद की मांग पर भी निर्भर करेगा। किसी वस्तु का उत्पादन समान हो और मांग बढ़ती हो तो उस वस्तु की प्रति इकाई मूल्य बढ़ जाता है, जिससे लाभ अधिक होगा और उत्पादक भी अधिक होगा। डिमांड के ऊपर उत्पादकता निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए गर्मियों में टमाटर, भली से कम जमीन में टमाटर है लेकिन भाव ज्यादा मिल रहा है, तो वो कम जमीन आपके लिए बहुत ज्यादा उत्पादक होगी। समझ रहे हो ना? तो हमेशा पैसों में हम देखने वाले हैं, इसको रुपए में हम देखने वाले हैं, प्रति हेक्टेयर उपज कितनी हुई है उसमें हम देखने वाले हैं। आगे देखेंगे यातायात के साधन। यातायात की अधिक सुविधा होने पर उत्पादक वस्तु का मूल्य भी अधिक होगा, फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ेगी। अब आपका खेत ऐसा है जहां आपके साधन नहीं जाते हैं, वहां से आप ऊपर रख रख के ला रहे हो आपका अनाज वगैरह, तो कम उत्पादक हो जाएगी। कैसे? समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन यातायात के साधन है तो समय बचेगा, फटाफट आप मंडी में अनाज पहुंचा पाओगे, सब्जियां पहुंचा पाओगे, तो ज्यादा उत्पादक होगी। आगे देखो अन्य कारक, जैसे उत्पादन में कृषि यंत्रों की उपलब्धता, फसल बीमा, कीट रोग नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, उपयुक्त तकनीकी कृषि नीति आदि ऐसे कारक है जो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो ये याद रखना है आपको। उम्मीद करता हूं दोनों समझ में आए होंगे। पहला मृदा उर्वरता हमने समझा, फिर मृदा उत्पादकता को हमने समझा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो दोनों में अंतर हम देखने वाले हैं, और ये कई बार आप लोगों से पूछा जाता है मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर क्या है। तो देखो, मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता मृदा की उस शक्ति को कहते हैं जिससे वह फसल को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध करा सके, उसकी ऐसी शक्ति जिससे वो पोषक तत्वों को उपलब्ध करा सके पौधों को, मृदा की उस क्षमता को मृदा उर्वरता कहा जाता है। फिर देखो मृदा उत्पादकता, मृदा उत्पादकता का तात्पर्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता से है। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि उसकी कितनी क्षमता है, वो कितना उत्पादन दे पा रही है, कितने पैसे उससे आ पा रहे हैं, वह है मृदा उत्पादकता। फिर मृदा उर्वरता, मृदा की उत्पादन को हो भी सकती है और नहीं भी। जो सोइल फर्टाइल हो, जिस मृदा में पोषक तत्व अच्छे हो, वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। मान लीजिए
ओले आ गए तो कितनी फर्टाइल थी लेकिन उत्पादन नहीं होगा उसमें से। सूअर आ गए खा गए, जंगली गाय में से आ गई खा गई फसल को, चाहे कितनी बढ़िया फसल थी आपकी, लेकिन फिर भी वो मृदा आपकी उत्पादक नहीं होगी। समझ रहे हो? आगे मृदा उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता मृदा हमेशा उर्वर होगी। अगर कोई मृदा में अच्छा अनाज निकल रहा है, बढ़िया अनाज निकल रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि उसका उत्पादकता बढ़िया है। तो उत्पादकता बढ़िया कब हुआ? जब उर्वरता बढ़िया थी, तभी तो अच्छा अनाज निकला। अच्छा अनाज कब निकलेगा? जब उर्वरता अच्छी होगी। लेकिन उर्वरता अगर अच्छी नहीं होगी तो उत्पादक नहीं होगी मृदा, याद रखना। ये क्लियर है, ये स्टेटमेंट है जो आप लोगों से कंपटीशन में पूछे जाएंगे। देखिए, तो ऐसा नहीं है जो लिखा हुआ है वो ऐसे स्किप करके देख लिया, याद कर लिया। जो मैं बोल रहा हूं इसको सुनना और समझना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, मृदा उर्वरता की बात करें तो मृदा की भौतिक दशा, स्थलाकृति, जलधारण क्षमता, वायु संचार क्षमता आदि उर्वरता को प्रभावित करते हैं। जबकि इधर परिवहन खर्चा कितना आ रहा है, मांग कितनी है मार्केट में, और इसको फसल को उगाने में कितना खर्चा आया है आदि निर्भर करता है। फिर आगे देखो, मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में मैं जांच कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए खेत की मिट्टी है, मैं प्रयोगशाला में ले जाऊंगा, जांच कर लूंगा कि कितने पोषक तत्व इसमें है। लेकिन इसकी जांच हम खेत में नहीं कर सकते, प्रयोगशाला में नहीं कर सकते। इसकी जांच हम डायरेक्ट करेंगे मंडी में कि कितना पैसा मिल रहा है, या डायरेक्ट उत्पादन से। तो इसकी मृदा उर्वरता की जांच प्रयोगशाला में की जा सकती है, इसकी प्रयोगशाला में नहीं की जा सकती। फिर मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का प्रमुख अंग है, उत्पादकता का अंग है, क्योंकि अगर उर्वरक नहीं होगी तो उत्पादक नहीं होगी। उर्वरता के अंतर्गत आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, उत्पादन, व्यय व उपज मूल्य विचार नगण्य हैं। ये उर्वरता के लिए सब नगण्य है। उर्वरता से इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या मांग है, उत्पादन कितना हो रहा है, उर्वरता के लिए कोई मतलब नहीं है। जबकि इधर मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत भौतिक क्रियाएं वो आर्थिक नियम सम्मिलित हैं कि भाई साहब डिमांड कितनी होगी, भाव क्या होगा, यातायात के साधन होंगे कि नहीं होंगे, खर्चा कितना आ रहा है, ये सब कुछ। तो ये अभी हमने दोनों के अंदर अंतर देखा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब तक के दो मेजर जो टॉपिक हैं आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। पहला हमने सस्य विज्ञान की बात की है, फिर दूसरा हमने यहां पर बात की थी दूसरा मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता के बारे में। ये टेबल वापस देखना और समझना। देखो, इस टेबल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो अब तक हमने इस चैप्टर में 50% चैप्टर को कंप्लीट किया है, ये वाला चैप्टर, जिसके अंदर सस्य विज्ञान हमने पढ़ा है और मृदा उर्वरता हमने पढ़ा है। फिर हमारे पास दो टॉपिक और हैं, मृदा क्षरण और मृदा संरक्षण। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, बट उससे पहले बड़े ध्यान से सुनना और समझना। अगर वाकई में वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कमेंट करें तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। अगली क्लास तब आएगी, इसका पार्ट 2 तब आएगा जब इस पे 500 लाइक्स हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें बिल्कुल कंटेंट प्रॉपर मिले, क्लासेस प्रॉपर मिले। ऐसा नहीं है मैं ऐप के अंदर कुछ अलग पढ़ाऊंगा, सर मैं ऐसा ही पढ़ाता हूं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐप के ऊपर दो कोर्स लॉन्च किए। सबसे पहले कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड करना, 12th का कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसकी फीस है 1499 रुपए, बट प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए मात्र 499 में दिया जाएगा। ऐसे 11th एग्रीकल्चर का है जिसकी फीस है 999 रुपए, प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए 249 में दिया जाएगा। उसके बाद इसकी प्राइस वापस यही हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट परचेस करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, कैप्टन एग्रो ऐप अभी डाउनलोड करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ परचेस करो। कोई डाउट होता है तो पूछो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम फॉलो करो, लिंक्डइन पे फॉलो करो जॉब रिलेटेड। तो वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और याद रखना पार्ट 2 के लिए 500 लाइक और कमेंट आप लोगों के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया है काफी अच्छे से समझ में आया होगा। किसी में कोई डाउट है पूछ सकते हो। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।